हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, CGPT फिजिक्स का 2021 का सलूशन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि द डिपेंडेंसी ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑन द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एज्यूम टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस r ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इज शोन इन द फिगर। तो इसमें क्या होता है, देखो कि अगर मान लेते हैं हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये हमारा जो जी दिया होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कहाँ तक, अगर मान लो हम लोग सेंटर की बात करते हैं तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो जाएगा आर होता है, और इस पॉइंट पे जी इज इक्वल टू आर होगा, और यहाँ क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर हो जाता है। यानी इस केस में ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है कि द ग्रेविटेशनल potential at the center of particle placed at the vertices of square of side L। तो मान लिया हमने कुछ ऐसे एक पार्टिकल बना दिया, ये हमने क्या बना दिया, 4 पार्टिकल प्लेस जब वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर बना दिया। मान लो ये A B C और ये D है, ये मान लो L लेंथ का है। ठीक है, अगर ये L लेंथ का है तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको ऐसे मिला देता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, और सेम पैटर्न में अगर मान लो मैं इसको D से B को भी मिलाता हूँ और ये दूसरे को O पे मान लो कट कर रहे हैं। ठीक, ये L लेंथ का है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा और ये भी L होगा, चारों साइड इक्वल होंगे। पोटेंशियल का हमारा फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू -Gm अपान R होता है। ठीक, अगर मैं AC को कैलकुलेट करूँ तो AC हमारा क्या आ जाएगा, √L² प्लस L², यानी क्या आ जाएगा, L√2 आएगा, AC का वैल्यू L√2 आएगा। ठीक, तो उस हिसाब से OC का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मान लो मैं AC का वैल्यू निकालूंगा क्या आ जाएगा, L√2 आएगा। तो OC का वैल्यू या OA का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका हाफ होगा, L√2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी L/√2 आ जाएगा। ठीक, OC का वैल्यू आ जाएगा। अब सेंटर पे पूछा जा रहा है तो सेंटर पे हम क्या करते हैं, जो सभी को ऐड कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो सभी का जो वैल्यू दिया हुआ है पोटेंशियल का, सभी मास एक्चुअली सभी का सेम है, तो क्या आ जाएगा, -4Gm अपान R का वैल्यू ये ले लेंगे L/√2, तो ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा तो -4√2Gm अपान L हो जाएगा, यानी 4√2Gm अपान L। कौन सा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट M। तो M का जो वैल्यू होता है कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू L होता है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि देन इट बेंड इनटू अ सेमी सर्कुलर शेप। सेमी सर्कुलर शेप मैंने ऐसे इसको बेंड कर दिया गया है। ठीक, तो ये जो लेंथ है इसका वो क्या आ जाएगा, वो पाई R के इक्वल हो जाएगा। अगर इसका रेडियस R है तो ये R है, तो पाई L का जो वैल्यू होगा वो पाई R के इक्वल हो जाएगा। तो R का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, L/पाई आ जाएगा। अब L/पाई आएगा, डायमीटर इसका कितना है, 2R के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 × L/पाई आ जाएगा। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो D इज इक्वल टू L/पाई हो जाएगा। अब हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इसके लिए सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए कैपिटल M इज इक्वल टू M × 2R होता है। ठीक, तो 2R का जो वैल्यू हमारा आया है, D का वैल्यू 2L/पाई आया है, M × D भी बोल सकते हो इसको, M × D। तो ये क्या आया है, 2L/पाई आया है। ठीक, तो M × L, स्मॉल m × L क्या होता है, कैपिटल M के इक्वल होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 2/पाई × कैपिटल M, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है कि अगर मान लो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब बोला जा रहा है कि BB का वैल्यू √3BH के इक्वल है। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, BB इज इक्वल टू होता है BH tan थीटा होता है, ये tan थीटा लिख लिया। अब यहाँ रख दिया √3 × BH, और ये BH यानी tan थीटा
तो बी एस से बी एस कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM is 2.5 joule when its displacement is half of amplitude the total energy of the particle। देखो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो उस केस में एनर्जी हमारा क्या होता है, x = a sin ω t होता है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ½ m²x²। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी होता है आपका ½ m² और फिर a² - x² होता है। ठीक, दोनों को अगर मान लो ऐड करोगे, यानी टोटल एनर्जी आप निकालोगे तो ऐड करोगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ऐड करोगे तो ये आपका जो वैल्यू आएगा -x² वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ½ m² a² आएगा। और यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि x का जो वैल्यू है a/2 है। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में अगर मेरे को टोटल एनर्जी निकालना है, अच्छा इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, ½ m² a² का वैल्यू कितना दिया, 2.5 दिया हुआ है। ठीक, तो अगर मान लिया हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, हमको क्या दिया हुआ है, व्हेन पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट हाफ एम्पलीट्यूड द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, हमको टोटल एनर्जी के लिए पूछा जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी यानी ये हमको दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ ना a = x/2 दिया हुआ। ठीक, यानी इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ। तो मेरे को इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ½ m² a का वैल्यू x/2 रख दिया, तो ये का होल स्क्वायर = 2.5। तो यहाँ से ½ m² x² = 4 इंटू ये नीचे वाला जो स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2.5 कर दिया, तो 2.5 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10 जूल, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला 10 जूल। ठीक, इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 6 वाले का आंसर जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, क्या दिया होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस स्ट्रिंग एट ए 2 एंड इज वाइब्रेटिंग। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आता है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज़ 100 हर्ट्ज होगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट 7th में आते हैं। 7th में क्या बोला जा रहा है कि हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी पुट इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस एस के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रखना है टू बैलेंस द एबव ब्रिज। तो मान लिया इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस मान लो हमने ए रख दिया, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो हमने S' मान लेते हैं, तो S' का वैल्यू क्या आ जाएगा, AS/A+S हो जाएगा। ठीक, S का वैल्यू आपका दिया हुआ 6 है, तो 6A/6 + A हो जाएगा। अब हमारा हम लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू आता है P/R = Q/S', मान हमने ले लिया S' का वैल्यू यही है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, PS' = RQ। तो R का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, मान लेते हैं 4 ओम, Q का वैल्यू दिया हुआ है 11 और P का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 9 ओम। तो यहाँ पे आपका 9 ओम हो जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा, 6A/6 + A के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो नहीं रहा, 44/9 यही रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 54A = 44 × A + 44A। ठीक, इधर ला लो इसको, तो माइनस करोगे तो 6 और 10A = हो जाएगा 44 इंटू कितना, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 54A और 44 इंटू A + 44 × 6
यहाँ 6 है 3, तो ये 6 आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 44 इंटू 6 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 और 32 132 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि मान लिया इन द एबव सर्किट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 ओम रेजिस्टेंस इज 10 कैलोरीज। तो 5 ओम में हीट दिया हुआ है, तो हीट का फार्मूला हमारा क्या होता है, H इज इक्वल टू I²RT होता है। उसके लिए पहले मान लो हमने इसको ब्रेक कर लिया, मान लो ये I1 रेजिस्टेंस है, I1 करंट है और ये I2 करंट है। ठीक, I को हमने ब्रेक किया है। तो अगर मान लो मैं I1 निकालूं तो I1 का वैल्यू क्या आएगा 10/15 इंटू I आएगा, यानी 2/3 इंटू I आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं I2 निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 5/15 इंटू I आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1/3 इंटू I1 और I2 को 1/3 I आ जाएगा। तो ये हमारा I1 और I2 आ गया। अब हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि 5 ओम वाले में 10 कैलोरी का एनर्जी है, पर सेकेंड कैलोरी प्रोड्यूस कर रहा है 5 ओम वाले रेजिस्टेंस में। तो मैंने क्या किया कि H/T का वैल्यू कितना है, दिया हुआ 10 कैलोरी, और ये हमारा I²RT की अगर बात किया जा रहा है तो I²R का वैल्यू अगर आप लिखोगे I1² एक्चुअली, तो कितना आ जाएगा 2/3 I1 का वैल्यू है ये I1² इंटू R का वैल्यू 5। तो यहाँ से I अगर आप I² का वैल्यू निकालोगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये तो हो जाएगा 2, और इसको आप 9 I का वैल्यू I² का वैल्यू निकालोगे तो 9 डिवाइड बाई 9 2 18 हो जाएगा ना, तो 9 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, यानी 9/2 आ जाएगा I² का वैल्यू। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, पूछा क्या जा रहा है 4 ओम वाले में, तो 4 ओम वाले में ऐसे निकाल लो I²RT। तो 4 ओम वाले में I2² आएगा यहाँ पे, तो I2 का वैल्यू क्या है 1/3 इंटू I का होल स्क्वायर, और R रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 4 ओम। ठीक है, और H/T का वैल्यू तो हमसे पूछा जा रहा है, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 1/9 I² का वैल्यू रखोगे तो यहाँ 9/2 आएगा, और इंटू 4 इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 कैलोरी पर सेकेंड आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आ गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में अगर मान लो हमारा N1 2 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस A and B have decay constant 5 lambda and lambda respectively at t equal to 0, they have the same number of nuclei. The ratio of number of nuclei of A to those of B will be 1/E² after a time. तो देखो N1 का वैल्यू बोल रहा है कि N1 इज इक्वल टू N0e⁻⁵ लैम्डा टी आएगा, और N2 का वैल्यू भी N0, क्योंकि दोनों का 0 पे डिके सेम बता रहा था, e⁻⁻λ टी आ जाएगा। अगर मान लो मैं दोनों का रेशियो लेता हूँ N1/N2 लेता हूँ, तो e⁻⁵ लैम्डा टी डिवाइड बाई e⁻⁻λ टी आएगा, यानी e⁻⁴ लैम्डा टी आ जाएगा। और यही वाला वैल्यू किसके इक्वल है E² के, यानी e⁻⁻² के। मतलब क्या आएगा -4 लैम्डा टी का वैल्यू -2 के इक्वल आएगा, मतलब टी का वैल्यू 1/2 लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन 1/2 लैम्डा। ठीक, हाफ लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लिया द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 5 मिनट। ठीक, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिले इन 20 मिनट विल बी व्हाट। तो इसमें भी हमने क्या कर दिया, nt इज इक्वल टू, देखो nt इज इक्वल टू N0e⁻⁻ लैम्डा टी हमारा फार्मूला होता है डीके के लिए, और टी हाफ का फार्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 डिवाइड बाई लैम्डा।
ठीक। तो टी हाफ का अगर वैल्यू निकालोगे यहाँ से, सॉरी लेमडा का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा ln2 डिवाइड बाई टी हाफ। ठीक। अब टी का वैल्यू, लेमडा का वैल्यू यहाँ रख दिया, तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस ln2 डिवाइड बाई टी हाफ इंटू टी। ठीक है। और टी हमारा कितना दिया हुआ है, 20 मिनट दिया हुआ है, तो यहाँ रख दिया, टी का वैल्यू भी रख दिया, तो एन नॉट ई की पावर माइनस ln2 और टी हाफ का वैल्यू हमारा 5 दिया हुआ है और यहाँ 20 हो गया। तो इसको कैंसिल करोगे तो 4 हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई होगा एक्चुअली में, यानी एन नॉट ई की पावर माइनस 4 ln2 है, तो इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एन नॉट ई की पावर ln2 के पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ln इंटू 2 की पावर, बेस और वैल्यू सेम है तो 2 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक। तो एन नॉट का कितना गुना है, ये 1/16 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एन नॉट तो ये कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v देन द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। देखो इसके लिए फार्मूला होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो F भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आएगा। ठीक। यहाँ बोला जाएगा कि इन द एबव फिगर इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इट डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के में होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक्चुअली अभी हमने बताया कि जो वैल्यू होता है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो अभी जो हमने फार्मूला बताया उसी बेस पे है, जिसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लगेगा। ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा प्लस एक्स डायरेक्शन। नेक्स्ट 13 वाले में हमारा जो वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, वो आपका आ जाएगा 3vt इज इंटू 1 माइनस आर डिवाइड बाई ऑप्शन नंबर सी आपका आएगा। थोड़ा लेंदी है इसलिए मैं यहाँ कैलकुलेशन इसका नहीं बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 मतलब 13 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसको जल्दी जल्दी हम बता देते हैं। देखो 14th वाले में हमने क्या दिया हुआ है, पहले बोले द इफ फॉर अ सर्टेन गैस रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू बी आर, यानी Cp/Cv का जो वैल्यू दिया हुआ है, Cp/Cv का वैल्यू जो R होता है उसका वैल्यू दिया हुआ 1.5, और Cp-Cv का जो वैल्यू होता है वो R यहाँ रख दिया। तो अगर यहाँ से आप निकालोगे 1.5 को 3/2 हमने लिख दिया, यानी Cp इज इक्वल टू 3/2 Cv लिख दिया। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फॉर दिस गैस Cp का वैल्यू क्या आएगा, तो Cp का वैल्यू या Cv का वैल्यू क्या आएगा उसके लिए हमको बताना है। तो अगर मान लो यहाँ से आप Cv का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 2/3 Cp आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, Cp माइनस Cv का वैल्यू यहाँ रख दिया, 2/3 Cp इज इक्वल टू R। सॉल्व करोगे तो 1/3 Cp इज इक्वल टू R हो जाएगा, यानी Cp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3R जूल। तो ये हमारा Cp इज इक्वल टू 3R, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोला जा रहा है कि अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरड चार्ज अप टू 250 वोल्ट is connected in parallel with another capacitor of 5 microfarad charge up to 100 volt। ठीक। तो पूछा क्या जा रहा है, द कॉमन पोटेंशियल इज, कॉमन पोटेंशियल इज, तो कॉमन पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो फार्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटर, टोटल चार्ज डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो टोटल चार्ज कितना आएगा,
10 माइक्रोफैराड है, 250 वोल्ट पे चार्ज किया जा रहा है, तो 250 इंटू 10 आ जाएगा, प्लस 5 माइक्रोफैराड का है, इसको 100 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 500 डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी इक्विवेलेंट मतलब क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 5 + 10 यानी 15 हो जाएगा, 5 + 10 15 हो जाएगा। ऊपर ऐड करोगे तो 25 और 5 3000 हो जाएगा, 3000 डिवाइड बाई 15 यानी 200 वोल्ट। 200 वोल्ट ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है कि देखो ये 3 ओम का बोला जा रहा है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी इज 3 ओम, द वैल्यू ऑफ आर इन द एबव सर्किट। तो आर का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी इज 3 ओम, द वैल्यू ऑफ आर इन द एबव सर्किट। तो ये हमारा क्या है, दोनों पैरेलल में है, ये भी हमारा पैरेलल में है, तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी सीरीज में है तो 6 आएगा, और ये भी हमारा 6 आएगा, दोनों पैरेलल में है, तो 1/6 कितना आ जाएगा 2/6 यानी 1/3। तो रेजिस्टेंस हमारा कितना आएगा 3 ओम आएगा, उल्टा कर दोगे तो। ठीक, 17th का जो हमारा ऑप्शन है वो है N1 AG N1 N/N1 का पावर 4 - 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 18th में आ जाओ। 18th में क्या बोला जा रहा है कि जो वैल्यू है, देखो 18th वाले में भी हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 7 डिवाइड बाई 25 I0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, होता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π डिवाइड बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और i की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, I1² + I2² + 2I1 I2 cos θ से, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं 19th वाले में जो हमारा वैल्यू आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Eg1 जो बैन फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो किस में ज़्यादा होता है, वो हमारा होता है, सॉरी मैंने बता दिया, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है 19th में Eg3 सी ऑप्शन है, Eg3, Eg2 और Eg1 होता है। ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर में जो कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है G3 वाले में ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 20 में क्या बोला जाएगा, 20 में द डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर मोशन ऑफ चार्ज कैरियर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस सिलिकॉन पीएन जंक्शन आर। तो इसका भी हमारा क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बायस, डिफ्यूजन इन रिवर्स, डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस, ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस, ऑप्शन इज बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड एज इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट होता है जहाँ पे ये बढ़ता ही जाता है। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये टूट जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इलास्टिक पॉइंट ही है हमारा। ठीक, 22 में हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जा रहा है, 22 में P/3 भी आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक, कैसे आता है इसको देख लो, V = 4/3 πr³ होता है वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज V इफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म प्रेशर P, द फ्रैक्शनल डिक्रीजेज इन रेडियस इज। तो पहले क्या करो, dV निकाल लिया। ठीक, dV/dr एक्चुअली, तो ये आपका आ जाएगा 4πr² dr आ जाएगा। ठीक, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, dV/V निकालना है। तो dV/V अगर निकालना है तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो किस में कमी है, द बल्क मॉडुलस ऑफ स्फेरिकल object is B if it is subject to uniform pressure, the fractional decrease in
द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल बी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल आर डिवाइड बाई आर होता है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो बी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 3b आपका आ जाएगा, 3b, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो 23 में बोला जा रहा है कि किसी क्षण t पर कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई दिया हुआ। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डी फाई बाई डी टी। विद्युत वाहक बल, सॉरी, तो विद्युत वाहक बल के लिए E इज इक्वल टू होता है हमारा क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो हमने क्या लिख दिया, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा, 5 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 100, ठीक। एट टी इज इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड पे। तो ये 15 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा 60, और यहाँ माइनस भी होता है ना, यहाँ माइनस। तो 60 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 40 में आएगा, माइनस पहले है लिखा हुआ तो प्लस 40 वोल्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 24 में हमारा बोला जाएगा कि एक बर्फ पर लोहे का स्थैतिक घर्षण और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर स्टील ऑन आइस इज 0.1, द कोफिशिएंट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन देयरफॉर कैन बी 0.1 ही होगा, वही एक ही चीज़ से बोला जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो उसके बीच में 0.1 दिया होगा तो वही आएगा फिर, ठीक। 25 में हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्यों, क्योंकि कुछ टाइम तक ये जब बोला जा रहा है कि द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ टाइम टी इन कॉइल इफ अ शार्ट बार मैग्नेट इज मूव अलोंग इट्स एक्सिस विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक। क्यों ऐसा होता है कि क्योंकि हाफ साइकिल में पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। मतलब अगर मान लो बार मैग्नेट यहाँ तक आएगा तो ये नॉर्थ साउथ पोल से यहाँ रहेगा, फिर यहाँ क्या होता है, पोल चेंज कर लेता है, तो ये बाहर निकलने नहीं देता है, ये वाइब्रेट करता है। जब यहाँ आता है तो फिर क्या होता है, इधर खींचने के लिए फोर्स लगाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है फोर्स, ठीक। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा। अब देखो 26 में हमारा क्या बोला जा रहा है, 26 में बोला जाए कि P इज इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ ई टू द पावर माइनस, मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 80 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है और P बोला किसी भौतिक राशि P की निर्भरता निम्न प्रकार दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, 80 स्क्वायर जो होगा कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब मान लें हमने 1 ले लिया, कोई कांस्टेंट कोई वैल्यू ले सकते हैं, के ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो वैल्यू आएगा वो 1/t स्क्वायर के इक्वल आएगा, ये कांस्टेंट एक्चुअली मान लो ये कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो वैल्यू आएगा वो t टू द पावर माइनस टी आएगा, तो एक विमा जो होगी t की पावर माइनस टी के इक्वल होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक। तो पहले लेक्चर में बस इतना ही, बाकी के लेक्चर में बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 27 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन के, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस।